Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। आज का जो टॉपिक है हमारा, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री है दिल्ली के पास, उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि हमने क्या देख लिया, प्रोड्यूसर के बारे में देख लिया, हमने वीवर की इंफॉर्मेशन देख ली, मर्चेंट्स देख लिया। अब एक्सपोर्टिंग कंपनीज के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम पूरा चेन समझ रहे हैं ना कि किसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा, कौन ज़्यादा फायदे में, ये चीज़ें हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट से पहले क्या कर दो, लाइक कर दो, लाइक शेयर कर दो, फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फिर लास्ट क्लास में जो पढ़ा था ज़रा उसको हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट था। हमने किसको समझा था, पुटिंग आउट सिस्टम को समझा था। किसको, पुटिंग आउट सिस्टम को समझा था। अच्छा, जब तक मैं बताऊं इससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं पुटिंग आउट सिस्टम क्या है? पुटिंग आउट सिस्टम क्या है, आप लोग बता सकते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो पुटिंग आउट सिस्टम किसके बीच में होता है? मर्चेंट एंड वीवर। जिसमें क्या होता है, मर्चेंट क्या करता है, मर्चेंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड यार्न यानी रॉ मटेरियल। किसको? टू द वीवर। वीवर्स को कच्चा माल या यान हम कहेंगे प्रोवाइड करता है। वीवर क्या करता है, प्रोवाइड फिनिश्ड गुड यानी क्लोथ्स, जो भी बनाया होगा, शर्ट पैंट है ना, जो भी चीजें, टू द मर्चेंट। ये देखा था, इसी को बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। मर्चेंट क्या करते हैं, जितना उसे ऑर्डर मिलता है मर्चेंट को, उसके अकॉर्डिंग यान, मर्चेंट या रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं, किसको ला के देता है, वीवर को, कि भाई ये है, आपको क्या करना है, ये मैंने यान दे दिया है, अब आपको इतना जो ऑर्डर है, ये कपड़े बनाने हैं। वीवर क्या करेगा, फिनिश्ड गुड प्रोवाइड करेगा, कपड़े बना के देगा, किसको दे देगा, मर्चेंट को वापस, कि जितना ऑर्डर था। उसके बदले मर्चेंट क्या करेगा, वीवर को पेमेंट कर देगा। क्या मिलेगी वीवर की, भाई कमाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें चलो नुकसान तो देखेंगे। फायदे दो चीज़ क्या होते हैं इसमें वीवर के। एक फायदा ये होता है कि इनको रॉ मटेरियल खरीदने की टेंशन नहीं होती कि भाई कहाँ से कच्चा माल लाएंगे, कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेंगे। दूसरा, इनको सामान जो बना हुआ रहता है फिनिश गुड, उसको बेचने की टेंशन नहीं रहती। क्यों, कच्चा माल दिया मर्चेंट ने, मर्चेंट को ही फिनिश गुड बना के इन्होंने प्रोवाइड कर दिया वापस। इनका रोल सिर्फ कितना है, मैन्युफैक्चरिंग का, कपड़े बनाने का काम है। अब कपड़े बनाएंगे किससे, पावर लूम से। किससे बनाएंगे कपड़े, लूम से। और लूम्स क्या सस्ती आती हैं क्या? अगर 2 लूम्स चाहिए पड़ती तो लगभग 40,000 लग जाता है। 1 लूम के लिए 20,000 है ना। और उसमें ऐसा नहीं कि अकेले खुद काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे फैमिली मेंबर सब मिलके काम कर रहे होते हैं। और ये भी देखना पड़ता है कि इन लूम्स को खरीदने के लिए इनको कई बार उधार भी लेना पड़ता है, वो भी इंटरेस्ट में, ब्याज में। और इतनी इनकी अर्निंग होती नहीं जितनी मेहनत ये लोग करते हैं। हमने देखा था ना, ऑलमोस्ट 3500 पर मंथ ही इनकम हो पाती है। यानी इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। जितनी वो मेहनत करते हैं उतना फायदा इनको इनकी मेहनत का नहीं मिल पाता। यानी इनके साथ क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। फायदा किसका होता है यहाँ पे, मर्चेंट का फायदा होता है। क्यों, क्योंकि इन बेचारे वीवर्स को पता ही नहीं होता ना कि कितना ये रॉ मटेरियल लाए, मतलब कहाँ से लाए, कितने का लाए, और कितना ये जो हमारे बनाने के बाद फिनिश गुड कितने में बेचेंगे, किसको बेचेंगे, इनको पता ही नहीं होता। इनको बस इनकी मेहनत, जो ये लूम्स, और लूम्स भी इनके, लूम्स भी इनके। अब लूम्स इनके, जैसा हमने देखा 20,000 का एक आ रहा है, 40,000 के 2 आ रहे हैं, और इनकम उतनी कुछ नहीं हो रही, मेहनत अलग और लग रही है ना। ऐसा भी नहीं कि लूम्स में काम हो रहा है, ये बाकी अदर काम कर ले, खुद भी मेहनत करे 12-12 घंटे। तो उस हिसाब से इनके साथ गलत हो रहा था, इतनी इनकम इनकी हो नहीं रही थी। फिर हमने क्या देखा था, इसके कारण कई बार ये भी चीज़ें होती है जो वीवर्स मिलकर क्या क्रिएट कर लेते, कोऑपरेटिव, है ना। यहाँ पे ये लोग जो मर्चेंट का रोल है इसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होते हैं,
इंटरेस्ट इनका एक जैसे ही रहता है, म्यूचुअल इंटरेस्ट का जो इनका मोटिव रहता है, इकट्ठा होते हैं, है ना, यान खरीद के लाते हैं, यान एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं वीवर्स को, उसके बाद फाइनल जो फिनिश गुड प्रोवाइड बना देते हैं, है ना, क्लोथ्स बनाते हैं, और मार्केटिंग का काम भी यही लोग करते हैं, तो जिसके कारण मर्चेंट का रोल यहाँ पे कम हो जाता है और इनको क्या मिल पाते हैं, इसके बदले फेयर प्राइस मिल पाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा था पुटिंग आउट सिस्टम में, क्लियर, जिसमें रोल किसका रहता है, किसके बीच में, मर्चेंट एंड वीवर। आया समझ में, याद आ गया, भूले तो नहीं। चल अब आज का जो टॉपिक है, द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर दिल्ली। The Erode merchant supplies the cotton cloth produced by the weavers to a garment exporting factory near Delhi. अब यहाँ पे क्या कर दिया मर्चेंट ने किसको यान प्रोवाइड करा, वीवर को। वीवर ने क्लोथ किसको प्रोवाइड करा, वापस मर्चेंट को। क्या प्रोवाइड करा इसने, रॉ मटेरियल, यानी यान। वीवर ने क्या प्रोवाइड कर दिया मर्चेंट को, फिनिश गुड, मतलब क्लोथ। मर्चेंट इतने क्लोथ का करेगा क्या, किसको दे देगा, गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज को, है ना, जो ऐसी फैक्ट्रीज जिनका काम ये है गारमेंट को एक्सपोर्ट करती हैं, उनको दे देगा, है ना। ये जो कपड़े हैं, जो क्लोथ्स हैं, आया समझ में, कनेक्शन समझ में आ रहा है। मर्चेंट ने रॉ मटेरियल लाया, वीवर ने बनाया, उसके बाद मर्चेंट ने क्लोथ लिए, फिनिश गुड लिया और किसको भेज दिया, गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री को दे दिया। अब यहाँ पे किसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जो दिल्ली के पास वाली गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री, उसकी। द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री विल यूज द क्लोथ टू मेक शर्ट्स। अब गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री क्या करेगी, जो क्लोथ है, कपड़े का यूज करेगी, जो कपड़ा बना के दे दिया, अब उस कपड़े से शर्ट वगैरह बनाएगी। दिस शर्ट विल बी एक्सपोर्टेड टू फॉरेन बायर्स। अब गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री क्या करेगी, उस क्लोथ से क्या बनाएगी, किसको प्रोवाइड करेगी, बाहर की कंट्रीज में, है ना, जैसे कुछ भी फॉरेन कंट्रीज में जिसको भी उन्हें भेजता हो, टू फॉरेन बायर्स। क्या बेचेंगी, शर्ट बना के, है ना, शर्ट। The shirt will be exported to foreign buyers. Among the foreign buyers are business persons from the US and Europe who run a chain of stores. These large stores do business strictly on their own terms. अब प्रोसेस हमने देख ली भाई, इन्होंने कपड़ा बना के प्रोवाइड कर दिया, उस कपड़े से एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री ने शर्ट बना ली, शर्ट बेच दी फॉरेन बायर्स को, फॉरेन बायर्स को शर्ट बेच दी। तो ये जो फॉरेन बायर्स है कौन से हो गए, जो बिजनेस पर्सन रहते हैं, जैसे कहाँ के हो गए, यूएस के हो गए, है ना, बड़ी बड़ी जगह के, यूरोप साइड के हो गए, जो बहुत से स्टोर्स चलाते हैं। अब ये जो बड़े बड़े स्टोर्स चलते हैं बिजनेस पर्संस के, बहुत ही स्ट्रिक्टली चलाते हैं, मतलब इनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसे फॉलो करते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं। ये क्या है, वुमेन क्या कर रही, वुमेन वर्किंग स्विंग बटन्स इन द गारमेंट फैक्ट्री। गारमेंट फैक्ट्री में वुमेन्स क्या लगा रही, बटन वगैरह लगा रही इन कपड़ों में। ठीक है, तो प्रोसेस आपको समझ में आई, कैसे कैसे स्टेप फॉलो की जा रही, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रीफ में समझ में आ जाएगी। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड, वीवर का काम हुआ, फिर मर्चेंट के पास वो कपड़ा आया, मर्चेंट ने वो कपड़े गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में दे दिए, एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में अब वो जो बन रहे शर्ट बनी, शर्ट किसके पास चलेगी, फॉरेन बायर्स के पास, है ना, फॉरेन बायर्स के जो स्टोर्स चलते हैं यहाँ पे वो शर्ट्स को बेचेंगे। ठीक है, और बहुत ही स्ट्रिक्टली ये काम करते हैं, इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्लियर हो गया, आया समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़ते। दे डिमांड द लोएस्ट प्राइसेस फ्रॉम द सप्लायर। सप्लायर से क्या डिमांड करते, कम प्राइसेस। इन एडिशन दे सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टाइमली डिलीवरी। अब खुद तो क्या बोल रहे हैं कि भाई हम आपको जो है, हमें प्रॉपर अच्छी क्वालिटी में बने हुए कपड़े चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, है ना, टाइम से हमें डिलीवरी भी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाओ और टाइम से हमें कपड़े डिलीवर भी करो, है ना। और क्या कह रहे हैं कि इतनी उम्मीद मत करो हमसे, मतलब लोअर आप प्राइसेस में हमसे ये सामान हमें दो। एनी डिफेक्ट्स और डिले इन डिलीवरी इज डेल्ट विद स्ट्रिक्टली। अगर कुछ भी डिफेक्ट होता है, कुछ भी जरा सी भी दिक्कत आती है, डिले होता है, देरी होती है, तो क्या होगा,
बहुत स्ट्रिक्टली इससे डील किया जाता है. सो द एक्सपोर्टर ट्राइज इज बेस्ट टू मीट द कंडीशंस सेट बाय दीज पावरफुल बायर्स. ये जो एक्सपोर्टर्स है ध्यान रखते कि अरे यार ये जो बाहर के बायर्स है, बिजनेस पर्सन है, जैसे यूएस यूरोप के स्टोर चलाने वाले, तो इनकी जो डिमांड है भाई बहुत ध्यान से पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या कर देंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना. जरा सा भी डिफेक्ट हुआ, जरा सा भी डिले हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है. Faced with such pressures from the buyers, the garment exporting companies, factories in turn try to cut cost. अब इनको प्रेशर रहता है, जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन से बाहर की कंट्रीज के, है ना, टेंशन रहता है कि भाई कम पैसों में काम करके देना है, ये लोग इतना ज़्यादा पे नहीं कर रहे, तो ये लोग क्या करती है, फिर एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज कॉस्ट कटिंग करती है ना, कॉस्ट कटिंग करती है. मतलब यहाँ पे इनको प्रेशर है कम पैसों का, तो अब दूसरों के भी पैसे कम करेंगी, है ना, दूसरों को भी कम देगी, तो कॉस्ट कटिंग हो जाती है. क्लियर, क्योंकि टेंशन रहती, प्रेशर रहता है ना, क्योंकि इतना कंपनी देगी नहीं. जो बाहर की बिजनेस पर्सन है, अगर ज़रा सा भी डिले हुआ, ज़रा सा भी डिफेक्ट हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. क्लियर, चलो. They get the maximum work out of the workers at the lowest possible wages. अब ये कोशिश क्या करते हैं कि जो वर्कर्स है, जो हमारी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो कम से कम हम उन्हें पे करें. भाई जो वर्कर्स में अगर मेरे को प्रेशर है, टेंशन है कि अरे यार मुझे कॉस्ट कटिंग करनी है, मुझे ज़्यादा से मतलब जो खर्चा है मेरा कम से कम होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, कम से कम वेजेस दूंगी. लोगों की जो तनख्वाह है, लेबरर्स की, मजदूरों की, कम से कम रखूंगी. दिस वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट एंड ऑल्सो सप्लाई द गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स एट द चीप प्राइस. अब इसके कारण वो क्या कर सकते हैं, वो खुद प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बट ज़्यादा से ज़्यादा, और फॉरेन बायर्स को चीप प्राइस में सामान बेच सकते हैं. क्यों, क्योंकि फॉरेन बायर्स स्ट्रिक्टली कहते हैं कि नहीं भाई हमसे इतने ज़्यादा पैसों की उम्मीद मत करो. अब ये इतनी मेहनत करके फॉरेन बायर्स कह रहे हैं कि भाई नहीं हम इतना नहीं देंगे, तो ये लोग क्या चाहेंगे कि अरे यार ये तो नहीं देंगे इतना, तो मुझे यहीं पर ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा ही खर्चा कम से कम हो, तो मुझे बेचने में भी कम प्राइस में, तब दुख ना हो. मतलब अगर मैं कोई सामान बना रही हूँ, मैं कोई शर्ट बना रही हूँ, है ना, उसमें मैं बहुत खर्चा कर रही हूँ, और लेकिन जो मेरे से खरीदने वाले वो कह रहे नहीं नहीं हम इस शर्ट का आपको इतना नहीं देंगे, तो मुझे दुख नहीं होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगी, कम से कम दाम में, कम से कम जो है वेजेस, सैलरी देके मजदूरों से काम कराऊंगी, कम खर्चा करूंगी, ताकि अगर मैं इनको भेज भी रही हूँ बाहर की कंपनीज वालों को, बिजनेस पर्सन को, तो मुझे अफसोस ना हुआ हो कि भाई कम दामों में बेचना पड़ रहा है. The Impex Garment Factory has 70 workers, most of them are women. जो Impex Garment Factory है उसमें 70 जो है वर्कर्स काम करते हैं, उसमें से ज़्यादातर कौन है, वुमेन. मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस. बहुत से जो वर्कर्स है किस टेम्प्रेरी बेसिस में एम्प्लॉयड करके रखा है, टेम्प्रेरी बेसिस में काम करते हैं. दिस मीन्स दैट वेन एवर द एम्प्लॉयर फील्स दैट अ वर्कर इज नॉट नीडेड, द वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लीव. अब क्या होता है, टेम्प्रेरी बेसिस पे काम करते हैं, यानी जब तक बहुत काम है, बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो खूब इनसे काम लिया जाता है, डबल डबल शिफ्ट भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा काम भी कराया जाता है, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स भी. लेकिन जब काम कम है, इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेम्प्रेरी बेसिस पे है, तो इन्हें क्या कहा जाता है कि भाई टाटा बाय बाय, जाओ आपका काम नहीं है. ठीक है, तो टेम्प्रेरी बेसिस समझ में आया, कैजुअल बेसिस, टेम्प्रेरी बेसिस, कि जब तक काम है फैक्ट्रीज में तो कर रहे हैं, और जब काम कम हो जाता है तो इनको हटा दिया जाता है. ठीक है, क्लियर हुआ, आया समझ में, रिलेशन कैसे क्रिएट हो रहा है, क्यों इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मार्केट में, क्यों, क्योंकि बाहर के जो हैं बिजनेस पर्सन वो इतना दाम देने को तैयार नहीं है, तो ये फैक्ट्री क्या करती है, कम से कम खर्चा चाहती है, तो बेचारे मजदूरों के साथ अन्याय होता है, उनको उनकी मेहनत कितने कम दाम मिलते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया, चलो. वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स. वर्कर्स की जो तनख्वाह वेजेस है उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग फिक्स्ड है. द हाईएस्ट पेड अमंग द वर्कर्स आर द टेलर्स हु गेट अबाउट 3000 पर मंथ. अब हाईएस्ट पेड ही कितना है, टेलर्स है, जिनको कितनी मिलती है, उन टेलरों को 3000 पर मंथ के हिसाब से उनकी सैलरी आती है. Women are employed as helpers for thread cutting, buttoning, ironing and packaging. These jobs have the lowest wages. जो women से उनको रखा गया है ना, जो helpers हैं, helper की तरह काम करती हैं, क्या करेंगी वो, कटिंग करती, धागा वगैरह काटने का काम, बटन वगैरह लगाना, आयरन करना, पैकेजिंग वगैरह. These jobs have the lowest wages. अब इन काम के लिए जो तनख्वाह है वो बहुत कम है. मतलब सबसे ज़्यादा तनख्वाह किसको मिल रही है, जो सिलाई कर रहा है उसको, और बाकी जो ऐसे काम है ना, जो बटन लगाना, पैक करना, आयरन करना, तो ये सब में इतनी सैलरी नहीं है, इतनी वेजेस नहीं मिलती. पेमेंट टू वर्कर्स पर मंथ, किस हिसाब से पेमेंट मिलती है, देखो टेलर को 3000 मिल रही है, टेलर की पेमेंट 3000 है. आयरन करने वाले की रुपीज़ 1.50 पर पीस के हिसाब से उसको 1.50 मिल रहा है. अब जितने भी पीस हो जाए उसकी अर्निंग होगी. चेक करने वाले को रुपीज़ 2000, थ्रेड कटिंग और बटनिंग वाले को रुपीज़ 1500 मिल रहे हैं. तो इस हिसाब से इनको सैलरी या वेजेस मिलती है इन वर्कर्स को. क्लियर, क्यों कम है,
क्योंकि फैक्ट्री ओनर को पता है कि मैं इतना बना के क्या करूँगा, इतना खर्चा करके, क्योंकि मुझे जो बिजनेस पर्सन है बाहर के वो इतना दे ही नहीं रहे, तो मैं यहीं पर इनको क्यों ना कम से कम तनख्वाह में काम करवाऊँ, ज़्यादा काम लूँ। ठीक है, चलो। दिस शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अब जो यूनाइटेड स्टेट्स की शर्ट है उसके बारे में, अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लोथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आर प्राइस एट $26। अब शर्ट पहुंच गई हमारी, एक्सपोर्ट हो गई यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, पूरी स्टोरी बता रहे ना कैसे कैसे क्या हो रहा है। बहुत सी शर्ट्स हैं जो लार्ज क्लोथ शॉप्स में से डिस्प्ले करी जाती है यूनाइटेड स्टेट्स में, है ना, जिनकी प्राइस कितनी $26। दैट इज ईच शर्ट सेल्स फॉर $26 और अराउंड ₹1800, मतलब 1800 अराउंड पैसे पे ये जो है शर्ट बेची जाती है। यूज द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। अब ये क्या करना है, डायग्राम को यूज करना है, जो मार्जिन दिए हुए हैं ना, हमें दिए हुए हैं, इनको फिल करना है। The business person purchased the shirt from the garment exporter in Delhi for ₹dash per shirt. He then spent ₹dash for advertising in the media and another ₹dash per shirt on storage, display and all other charges. अब यहाँ पे आपको दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको करना है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो बिजनेस पर्सन है वो परचेज कर रहा है शर्ट गारमेंट एक्सपोर्टर से दिल्ली में, कितने 300 के हिसाब से हम रख सकते हैं। He then spent ₹dash for advertising. एडवर्टाइजिंग के लिए कितना खर्चा हुआ, 400 खर्चा हुआ। अब अनदर रुपीज पर शर्ट, ये स्टोरेज का, ये रहा हमारा स्टोरेज का 200, ये हमारा एडवर्टाइजिंग का। तो बेसिकली ये जो दिया हुआ है ना इन्फॉर्मेशन, ये हमें क्या करनी है, यहाँ पे फिल करनी है। तो आप इसे फिल करिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले में तो आपको दिया ही है कि एडवर्टाइजिंग का कितना हो रहा है, स्टोरेज का 200 लग रहा है चार्जेस, परचेज का 300 और प्रॉफिट कितना 900। ठीक है, चलो। Thus the cost to this person is ₹900 while he sells the shirt for ₹1800। कॉस्ट कितनी हुई, कॉस्ट यानी हो गई 900, है ना। 400 प्लस 200 प्लस 300 200 300 कितना होगा ये प्लस करके, 4 6 4 प्लस 6 प्लस 3 6 प्लस 3 9, तो कितना हो जाएगा 900, यानी 900 का इसका खर्चा हो रहा है। और ये शर्ट कितने में बेच रहा है, शर्ट बेच रहा है 1800 में। जो शर्ट की प्राइस है कितनी 1800 माइनस हमने 900 कर दिया, कितना हुआ, कितना बच रहा है 900 बच रहा है। In his profit on one shirt, if he able to sell a large number of shirt, his profit will be higher। अब चलो तो एक शर्ट के हिसाब से हमने लिखा, यानी 900 इसका कितना हो गया, 900 इसका प्रॉफिट हो गया, है ना। 900 जो खर्चा टोटल करके यहाँ पे अगर हम फिल कर दें, चलो फिल कर ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग का कितना लगा, एडवर्टाइजिंग का यहाँ पे लग रहा है, हमने लिखा 400, यहाँ पे इसका कितना लग रहा है, परचेसिंग का 300, स्टोरेज वगैरह का यहाँ पे कितना लग रहा है 200, टोटल कितना हो गया 900। ठीक है, यानी 900 इसके शर्ट का खर्चा है, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसने कितने में बेच दी शर्ट, 1800 में, टोटल कॉस्ट 900 आ रहा है, शर्ट इसने 1800 में बेच दी, यानी इसका प्रॉफिट कितना हो गया 900 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो एक शर्ट में ये 900 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहा है एक्सपोर्ट कर, जो बाहर के बिजनेस पर्सन से। तो सोचो बहुत सारी जब शर्ट बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हायर हो जाएगा। एक ही शर्ट में 900 का फर्क आ रहा है, सीधे डबल, तो बाकी शर्ट्स में कितना आएगा, आप खुद सोचिए। The garment exporter sold the shirt at ₹300 per piece। गारमेंट एक्सपोर्टर क्या करते हैं, शर्ट को बेचते हैं, है ना, ₹300 पर पीस के हिसाब से। The cloth and other raw material cost him ₹100 per shirt। जो कपड़ा है और जो अदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट, वो खर्चा कितना लगता है, लगभग ₹100 पर शर्ट। द वर्कर्स वेजेस कॉस्ट अनदर ₹25 पर शर्ट। और जो वर्कर की वेजेस है, अगर कॉस्ट देखें हम, लगभग ₹25 के हिसाब से पर शर्ट। द कॉस्ट ऑफ रनिंग इज ऑफिस केम टू बी
₹25 पर शर्ट। कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट फॉर द गारमेंट एक्सपोर्टर? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। मतलब जो गारमेंट एक्सपोर्टर है वो शर्ट को बेच रहा है ₹300 पर पीस के हिसाब से, और जो क्लोथ है और रॉ मटेरियल उसका खर्चा ₹100 पर शर्ट के हिसाब से निकल रहा है। वर्कर्स की वेजेस अगर पर शर्ट के हिसाब से कितनी निकल रही है? ₹25, है ना। और जो कॉस्ट है उसके ऑफिस वगैरह में वो ₹25 पर शर्ट के हिसाब से हो रहा है। तो इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है। क्या आप बता पाएंगे? क्या आप बता पाएंगे गारमेंट एक्सपोर्टर के बारे में, कैसे उसका कैलकुलेशन है, कैसे उसने कमाई करी? चलो, हु आर द गेनर्स इन द मार्केट? तो मार्केट में गेन कौन कर रहा है? अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर एट द सुपर मार्केट। चेन ऑफ मार्केट, जैसे स्टार्टिंग में ही हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किसके बीच का रिलेशन है? प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले से लेकर, जो स्वप्ना क्या कर रही थी? कॉटन को प्रोड्यूस कर रही थी ना, तो कॉटन के प्रोड्यूसर से लेके कहां तक का लिंक है? ये बायर्स, जो बायर्स जो खरीदने आते हैं इन दी सुपर मार्केट, सुपर मार्केट्स वगैरह में जो बायर खरीदने आते हैं, है ना, बायर्स इन दी सुपर मार्केट। तो चेन ऑफ मार्केट है। बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। अब जो बाइंग एंड सेलिंग है ये हमने देखा हर स्टेप में चली रही है ना। जो प्रोड्यूसर हो गया, जो स्वप्ना थी उसने ट्रेडर को भेज दिया कॉटन, कॉटन जो गया यान पूरा स्पिन वगैरह होके, जेनिंग वगैरह होके, है ना, फिर कहाँ चला गया? यान डीलर के पास। यान डीलर ने क्या करा? मर्चेंट को यान भेज दिया। मर्चेंट ने वो रॉ मटेरियल, वो यान है, किसको दिया भाई? वीवर को दिया कि चलो इससे कपड़ा बनाओ। वीवर ने क्या करा? इससे कपड़ा बनाया, कपड़ा बना के वापस किसको दे दिया? मर्चेंट को। मर्चेंट ने वो कपड़े किसको दे दिए? जो है एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री में, है ना, गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में। अब उस गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में क्या बन रहा है? गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में बन रही है शर्ट। वो शर्ट कहां बिक रही, कहां एक्सपोर्ट हो रही है? जो भाई बाहर के बिजनेस पर्संस ने, जिनके स्टोर्स चलते हैं, उन्होंने डिमांड करी थी। अब वो जो शर्ट है वो किस कस्टमर को बिक रही है बाहर, है ना। तो ये क्या चल रहा है? बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग भी चल रही है इसमें। Let us recall who were the people who were involved in this process of buying and selling. रिकॉल करते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व था। Did they all gain as much? क्या ये सबको उतना मिला जितना मिलना चाहिए था? They were people who made profit in the market and there were some who did not gain as much from buying and selling. कुछ लोग थे जिन्हें अच्छा खासा फायदा हुआ, प्रॉफिट मिला, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कुछ फायदा नहीं मिल पाया। Despite their having toiled very hard, they earn little. Can you place them in the table shown here? क्या आप जो टेबल दिखाई गई उसमें प्लेस कर सकते हो? मतलब जैसे अगर हम स्वप्ना को देखें, स्वप्ना ने कितनी मेहनत करी, उसको कुछ नहीं मिला प्रोड्यूसर को। वीवर्स ने कितनी मेहनत करी कपड़ा बनाने में, उतना उनको मिला नहीं जितनी उनकी मेहनत हो गई, है ना। तो कहीं कहीं किसी किसी को फायदा मिला, जैसे गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री की हम बात करें, बिजनेस पर्सन की बात करें जो बाहर है ना, उनको अच्छा खासा फायदा मिल गया, मर्चेंट को मिल गया, लेकिन बेचारे वीवर्स, प्रोड्यूसर, इनको कहाँ मिल पाया? तो किसी किसी को फायदा मिला, किसी किसी को नहीं मिला, किसी को प्रॉफिट था, किसी को नहीं था। ये हमने समझा इसमें अच्छे से, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, सो भाई इसी के साथ हमारा टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।